हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सीएमए फाइनल ग्रुप 4 आईडीटी में आज हमारी फास्ट ट्रैक की क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासेस हमने पिछले हफ्ते करी थी। अब आज क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर कल आपको 4 मिलेगी। आज का हमारा एजेंडा है सप्लाई अंडर जीएसटी अफ्रेश, यानी कि जीएसटी का जो पहला चैप्टर सीएमए फाइनल के स्टडी मैट में है, हम उसको आज फास्ट ट्रैक मोड में कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं 20 बातें आपको बताऊंगा। 20 बातें मैं अपनी नोटबुक में फर्रा लाया हूं आपके लिए। स्टडी मटेरियल को आधार मैं इसलिए बनाना चाहता हूं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। आप कल देखिएगा टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई में भी मैंने स्टडी मटेरियल को ही बेस बनाया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि फास्ट ट्रैक में आप 2 काम करें। पहला, मेरे फास्ट ट्रैक से आप एक आइडिया लें कंसेप्ट्स का, और आप घर पर कॉन्सेप्ट रीड करने की जगह इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में दिए गए एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज सॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक आइडिया बताता हूं कि जॉइंट वेंचर है सपोज करिए, और जॉइंट वेंचर के मेंबर्स जॉइंट वेंचर को ही कोई सर्विसेज देते हैं, तो क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है? ये एक कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में दिखेगा जॉइंट वेंचर पर, तो पहले तो बदमाशों ने पूरे पन्ने पर जॉइंट वेंचर समझाया है, फिर नीचे जॉइंट वेंचर के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप समझदार हैं मैं क्या कह रहा हूं कि वो पूरा पन्ना चिपकाने की अपने दिमाग में क्या जरूरत है। सर एग्जाम में आ गया तो सर हम याद रखें कि मेरे कराए हुए कॉन्सेप्ट और मेरे कराए हुए क्वेश्चन और मेरे बताए हुए रास्ते से इतने सारे बच्चे पास होते चले आए, आपके भी 60 से ज्यादा आएंगे। बस आप भरोसा रखकर मेरी बात मानिए। ये 1000 पन्ने का स्टडी मैट पढ़ने से नंबर आते तो पूरी दुनिया 1000 पन्ने का स्टडी मैट ही पढ़ रही है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो आपने मान लीजिए जॉइंट वेंचर का वो पन्ना नहीं पढ़ा, आपने सीधे जॉइंट वेंचर का वो क्वेश्चन देखा और आपने बात समझ ली कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स टू द जॉइंट वेंचर इज अ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक, अब सपोज करिए यही रूल क्वेश्चन में किसी काम आ गया। आपको क्वेश्चन वाले ने पूछा, 10 नंबर का क्वेश्चन सीएमए फाइनल के एग्जाम में आया, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग सप्लाई आर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। अब उसमें एक लाइन थी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स ऑफ जॉइंट वेंचर टू द जॉइंट वेंचर। तो आपको क्या लिख देना है? टैक्सेबल। सर, इंस्टीट्यूट की किताब के एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज यदि आपने कर ली ना, तो 99.99% क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते होंगे। परेशानी ये है कि वो कहावत है हमारे हिंदी में, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, यानी कि मृग के, जो भी उसको अंग्रेजी में कहते हैं, मृग के अंदर ही कस्तूरी बसी होती है और वो सब जगह उसकी खुशबू से ढूंढता रहता है कि वो कहां पर है। आपके स्टडी मैट के अंदर कॉन्सेप्ट मत पढ़िए, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज और क्वेश्चंस करिए। एक अंतिम एग्जाम्पल देकर मैं अपना चैप्टर शुरू करूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल स्लम्प सेल एक टॉपिक होता है। स्लम्प सेल होती है चलता चलाया एंटरप्राइज आपने बेच दिया कंसोलिडेटेड कंसीडरेशन पे कि भाई हम 150 करोड़ लेंगे और हमारी बिजनेस की लो चाबी तुम्हारी हुई। तो हमने चलता हुआ बिजनेस बेच दिया। इज इट टैक्सेबल सप्लाई और इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस? यहां पर 2 क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में दिए हुए हैं। तो पहले स्लम सेल का पैराग्राफ है बड़ा सा, फिर उसके ऊपर एक नन्ना सा क्वेश्चन है। तो वो नन्ना सा क्वेश्चन ये पूछता है कि स्लम सेल गुड्स है या सर्विस? आपको बताया जाता है कि वो सर्विस है। अब उतना बड़ा डिस्कशन करने के बाद भी आपको वही पता चलेगा? सोचिए ना। तो उतना बड़ा डिस्कशन करने के बाद क्या जरूरत है? सीधे वो लाइन पढ़िए, गुड्स नहीं है, ये सर्विस है। And it is exempted service because transfer of business and going concern is exempt। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कोई 5-6 नंबर का क्लब करके, जहां पर ये वाली एडजस्टमेंट यूज होगी, तो आपको पता होगा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न इज एग्जेम्प्ट। दोस्तों, आप सीएमए फाइनल में हो। दोस्तों, आप प्लीज मेरी बात समझिए। आपके पेपर में क्वेश्चन आसान आते हैं, बस समस्या ये है कि वो बिखरे हुए आते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा। मोहन शर्मा की केस स्टडी दी होगी, अब उसके अंदर पूछ रहा होगा कि मोहन शर्मा ने ये सप्लाई करी, ये सप्लाई करी, ये सप्लाई करी। फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर दीजिए। नंबर ए, आंसर द प्लेस ऑफ सप्लाई। नंबर 2, आंसर द टाइम ऑफ सप्लाई। एंड नंबर 3, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो 20 बातें मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, उन 20 बातों को जब आप घर पर रिवाइज करेंगे तो स्टडी मैट ओपन करिएगा। इंस्टेड ऑफ रीडिंग द कॉन्सेप्ट्स, गो फॉर एग्जांपल्स, गो फॉर क्वेश्चंस, गो फॉर सीधे एक्सरसाइज। ठीक है,
वो आपको बहुत फायदा देगा। बाकी आपकी इच्छा उसमें इच्छा के आगे तो कुछ किया नहीं जा सकता। सबसे पहला टॉपिक दैट आई वांट टू कवर विद यू इज डुअल जीएसटी मॉडल। सी, इन डुअल जीएसटी मॉडल वी ऑल अंडरस्टैंड वन थिंग, हम सबको पता होगा कि डुअल जीएसटी मॉडल में इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है और इंट्रा स्टेट में सी और एस लगता है। तो ये आपको डुअल जीएसटी मॉडल में यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखने हैं एग्जाम में वो 3 लिखने हैं, ये ध्यान रखिए। अगर डुअल जीएसटी मॉडल का एग्जाम के अंदर थ्योरी आता है या प्रैक्टिकल आता है, तो प्रैक्टिकल में तो आप जानते हैं इंटर स्टेट आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट सी और एस, प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर से भी आपको पता चल जाता है। तो ये जो डुअल जीएसटी मॉडल है उसमें ये तो हमको पता है, हमें याद क्या रखना है कि स्टेट जीएसटी जो है वो कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल जीएसटी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, और आईजीएसटी नंबर 3 पर है लेकिन कोई तीसरी सरकार नहीं है। इट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई। अब आप सोचिए डुअल जीएसटी मॉडल इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 ही सरकारें हैं टैक्स को लेने वाली। ये वाला टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर बाद में स्टेट के साथ इसको शेयर करती है। तो आप अगर एग्जाम में डुअल जीएसटी मॉडल के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ बचकाना आंसर मत लिखिएगा C+S या फिर I, आपको ये लिखना है इट इज कॉल्ड डुअल जीएसटी मॉडल बिकॉज देयर आर 2 टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वन एट द स्टेट लेवल, वन एट द सेंट्रल लेवल। C goes to C, S goes to S, I is collected by C and is shared with S। एक बात ये थी मेरी, समझ आ गई बात आपको? बाकी सब आप जानते हैं। दूसरा, एक यूनियन टेरिटरी को लेकर मैं आपके सामने ये क्लैरिटी रखना चाहता था, ध्यान से देखिएगा। यूनियन टेरिटरी का मतलब आप जानते हैं, यूनियन टेरिटरी में केंद्र का शासन होता है, लेकिन हमारे देश में दोस्तों यूनियन टेरिटरीज के 2 टुकड़े हैं। एक है यूनियन टेरिटरी विद विधानसभा, विद लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जिन यूनियन टेरिटरीज में मुख्यमंत्री की कुर्सी यानी विधानसभा नहीं है वहां यूटीजीएसटी लगता है, लेकिन जहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी है वहां यूटीजीएसटी नहीं लगता, वहां एसजीएसटी लगता है। अब आप कहेंगे हमें पता है दिल्ली में और पुदुचेरी में, सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी नहीं है, जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू कश्मीर के बंटवारे के बाद परिस्थिति जो बदली उस पर पता नहीं क्यों बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, मेरी बात ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए, पता नहीं मिटा नहीं, खैर यहां पर देखिए आप, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लद्दाख और चंडीगढ़। ठीक है, अब देखिए लद्दाख इधर है, जम्मू कश्मीर नहीं है इधर। इन 5 जगहों पर क्या लगेगा? यूटीजीएसटी। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये है, ये वाला, ये 6, 7, 8 दिल्ली, पौंडचेरी यानी पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहां पर लगेगा एसजीएसटी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुई बात आपको? पक्का? चलो, अब हमारे सामने 2 कॉन्सेप्ट हो गए, एक डुअल जीएसटी मॉडल, दूसरा यूनियन टेरिटरी। ऐसे छोटी छोटी 20 बातें मुझे आपके साथ करनी है, और इन 20 बातों को करने के बाद आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप सभी क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस कर सकें। अब मैं देखता हूं बच्चे बड़े चिंतित रहते हैं कि एग्जामिशन को कैसे कवर करें, बहुत बड़ी है, रिवर्स चार्ज की लिस्ट बहुत बड़ी है, इसको कैसे कवर करें। आप लोग असल में हद से ज्यादा ईमानदार हैं, और मैं आपसे कहता हूं ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन मैं ईमानदारी का उल्टा बेईमानी नहीं मानता हूं। ईमानदारी का उल्टा होता है ईमानदारी के साथ साथ प्रैक्टिकल होना। सपोज करिए 50 पन्नों की लिस्ट है एग्जामिशंस की, सपोज करिए कि रिवर्स चार्ज की लिस्ट 20 पन्नों की है। अगर वो 70 पन्ने हम ना पढ़ें, हम उन एग्जामिशन और आरसीएम के सीधे क्वेश्चन कर लें। सर ऐसे कैसे क्वेश्चन हो जाएंगे? मैं बताता हूं कैसे हो जाएंगे। अब किसी क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड कैलकुलेट टैक्स, इंस्टीट्यूट की किताब में क्वेश्चन है। उसमें वहां पर लिखा है कि कांच की चूड़ियां बेची गई या प्लास्टिक की चूड़ियां बेची गई, और नीचे उसका आंसर लिखा है कि कांच की चूड़ियों पर जीएसटी नहीं लगेगा, 0, प्लास्टिक की चूड़ियों पर जीएसटी नहीं लगेगा, 0, और फलाने कपड़े पे जीएसटी लगेगा, फलाने पे नहीं लगेगा। अब उस आंसर को देखकर नहीं समझ आता तुम्हें कि बिल्कुल पिटी पिटाई लकीर की फकीर बनकर उसको नहीं, जब तक पढ़ेंगे नहीं समझ नहीं आएगा।
एक बच्चे को टाइप ऑफ कलर नहीं पता, लेकिन उसे ब्लू कलर पता है, और एग्जाम में ब्लू कलर आ जाए तो पास नहीं हो पाएगा वो। हमारा उद्देश्य फास्ट ट्रैक में ज्ञान वर्धन बिल्कुल नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से कि फ्रांस में जीएसटी कब आया, अगर वो हमारे कोर्स में नहीं है तो। समझे मेरी बात को सर? ज्ञान के चक्कर में हजार हजार पन्नों की किताबें लोग लिटरेचर में लिख देते हैं, उसका लाभ क्या है? इंस्टीट्यूट की किताब के सवाल करिए, सवाल करिए, सवाल करिए, और मुझे क्वेश्चन का नंबर बता दीजिए, कोई आपको ना समझ आए तो मैं रख लूंगा किसी दिन ओपन हाउस आपके साथ। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बात समझिए। जब आप रिवर्स चार्ज के क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देखते हैं, तो रिवर्स स्ट्रेटजी कहते हैं इसको, मुझे समझ आ जाता है आपको। कोई 100 में से 2 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको डाउट होगा कि यहाँ पर तो ये वाली सर्विस एग्जेम्प्ट हो गई, जबकि ये दूसरी वाली तो वैसी ही है, ये कैसे टैक्सेबल हो गई। ये ऐसे केस 5-10% आएंगे, वो भी मैं लिहाज में 10% कह रहा हूँ, 1% आएंगे बस। अब वो ट्रेन में बैठे, ट्रेन में एसी है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, और ट्रेन में एसी नहीं है तो वो टैक्सेबल, एसी नहीं है तो एग्जेम्प्ट है, एसी है तो टैक्सेबल। इतना समझने के लिए पहले 4 पन्नों के रेलवे की जीएसटी का ट्रीटमेंट पढ़ोगे क्या? सवाल दिया हुआ है, कैलकुलेट जीएसटी ऑन फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट, उसमें लिखा है बागडोगरा फ्लाइट जाएगी तो एग्जेम्प्ट है। अब तो शायद बागडोगरा की एग्जेम्पशन हट गई। मेरी बात समझे आप, समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मुझे आपके साथ 20 पटाखे फोड़ने हैं, और 20 पटाखे फोड़ने के बाद आप ये 20 पटाखों के आधार पर देखिएगा कितनी रोशनी आपके जीवन में हो जाएगी। अब बाकी भैया चिंता ही सब समेटनी है तो आपकी अलग बात है। डिटेल पढ़ना है तो आप डिटेल पढ़िए, कौन मना कर रहा है डिटेल पढ़ाने में को। खैर, दूसरा कॉन्सेप्ट जो मुझे बताना था यूनियन टेरिटरी हो गया। अगली बात है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के बारे में सबसे पहले ये समझिए कि जीएसटी काउंसिल में 2 प्रकार के मेंबर्स होते हैं। ये वो बातें हैं जो आप लोग शायद मिस कर देते हैं, इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन रिप्रेजेंटेटिव होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में एमओएस। एमओएस कौन? वित्त राज्य मंत्री, जूनियर मिनिस्टर इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। एंड वी हैव द फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम एवरी स्टेट। अब आपका एक फ्रेंड इंस्टीट्यूट है कंपनी सेक्रेटरी, हम तो सीएमए का पढ़ रहे हैं, मैं एक बात बता रहा हूं, आपका मित्र इंस्टीट्यूट है एक, उसके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फलाने राज्य में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इस समय है नहीं, वो किसी वजह से विदेश में है या उनकी मृत्यु हो गई है, वो सीट खाली है फिलहाल। अब उस राज्य के मुख्यमंत्री को चिंता हो रही है कि हम क्या करें, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। तो रूल कहता है कि फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत नहीं है हमें जीएसटी काउंसिल में। एवरी स्टेट हैज पावर टू सेंड एनी वन मिनिस्टर, प्रेफरेबली फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, बट दैट्स नॉट अ कंपल्शन। ठीक है, दूसरी बात याद रखेंगे कि जब वोटिंग होती है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की वोटिंग 1/3 के बराबर होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बटन दबाया यस का तो समझ लो रेजोल्यूशन 33.33% वोट आ गए। समझे सर आप? ये थोड़ा सा आपको रखना है। और जो जीएसटी काउंसिल का मुख्य काम है वो है हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है ये 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट की पावर है 2/3। ठीक है, और जो वोटिंग डिसीजन लिए जाते हैं वो 3/4 से लिए जाते हैं। ये सब बातें आप याद करके जाइए, इनको आपने याद रखना है। पब्लिक पता नहीं क्या क्या पढ़ते जा रही है, 2 घंटा बच्चा पढ़ रहा है बैठ के फ्रांस और कनाडा के मॉडल का डिफरेंस। अरे फ्रांस और कनाडा के मॉडल का डिफरेंस पढ़ने से ज्ञान अच्छा बढ़ेगा, वो तो आप बाद में भी कर लोगे, जब डिग्री आ जाएगी तो मना कर देगा इंटरनेट आपको पढ़ने से फ्रांस और कनाडा। इंस्टीट्यूट के किताब के क्वेश्चन 3 बार कर दीजिए, आप जानते हैं आपका पेपर कल नहीं है। इंस्टीट्यूट की किताब का हर प्रश्न सॉल्व कर दीजिए, आपको बेहद खुशी मिलेगी। खैर, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है टैक्सेबल इवेंट। चौथा कॉन्सेप्ट मुझे कराना है टैक्सेबल इवेंट। दोस्तों, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सप्लाई के लिए सेक्शन 7 रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्किप कर दीजिए सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या, सारे सेक्शन स्किप कर दीजिए। एग्जामिनर तुमसे ये तो पूछेगा नहीं किसी भी हाल में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्शन 7 सब सेक्शन 3।
सर क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं पूछ सकता? सर आप देख लो ना, पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा गया हो इनकम टैक्स या जीएसटी में? सेक्शन नंबर अगर क्वेश्चन में कोटेड होता है तो उसके साथ उसका नाम भी लिखा हुआ होता है। ऐसे थोड़ी होता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन 143 एंड 144, ऐसे नहीं आता है। सेक्शन 7 की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, खैर टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। अब आपको यह याद रखना है कि टैक्सेबल इवेंट क्या नहीं है। टैक्सेबल इवेंट इज नॉट प्रोडक्शन, टैक्सेबल इवेंट इज नॉट सेल, टैक्सेबल इवेंट इज नॉट ट्रांसफर, टैक्सेबल इवेंट इज नॉट परचेज, टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई। जो एक्टिविटी सप्लाई में फॉल कर जाएगी उसको हम जीएसटी में कवर कर लेंगे, वरना नहीं कवर करेंगे। सो वी रियली नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज नॉट सप्लाई। क्लियर हो गई जी बात? अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है 6 पैरामीटर्स का। ये 6 पैरामीटर आपको ध्यान रखने। 8 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे फाइनल में, वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सप्लाई और नॉट। आपको करेक्ट कंक्लूजन लिखना है, यस बिकॉज, नो बिकॉज। सेक्शन 7 छाप के देखो, तब भी नहीं मिलने वाले तुम्हें तुम्हारे पूरे नंबर। भाई अगर दुनिया सेक्शन नंबर लिखने से पास हो रही है, ठीक है, तो कॉपियां आप जो बच्चे मंगाते हैं हम देखते हैं, उसमें अच्छा खासा, मान लो बच्चे के टोटल नंबर नहीं आ पाए अच्छे, इसलिए उसने कॉपी मंगाई, तो ऐसा थोड़ी हर क्वेश्चन में 0 मिला होगा उसको। कोई क्वेश्चन है 7 नंबर का, उसमें से उसे 6 मिले हुए हैं, वो खुद देख के हैरान है, अरे इसमें तो मैंने सेक्शन नंबर कोट ही नहीं करा, तब भी मेरे को नंबर मिल गए, और इस वाले क्वेश्चन में मैंने कोट करा फिर भी कट गए। क्योंकि सेक्शन नंबर से मिलने और कटने थोड़ी है। टैक्सेबल वैल्यू अगर 16,000 आनी है तो 16,000 आनी चाहिए, बात खत्म, विद सब्जेक्ट टू दी करेक्ट ट्रीटमेंट। बाई चांस मैच कर जाए आंसर, ऐसा थोड़ी है। खैर 6 पैरामीटर क्या है? पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर कोई चीज नाइदर गुड्स नॉट सर्विसेज, नो सप्लाई। दूसरा, कंसीडरेशन होना चाहिए, उसका एक्सेप्शन होता है शेड्यूल 1 में, अलग बात है, अभी हम उसकी बात करेंगे। तीसरा, इन केस ऑफ बिजनेस, ठीक है, उसका भी एक्सेप्शन होता है, हम देख लेंगे इन केस ऑफ बिजनेस। टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल सप्लाई और टैक्सेबल टेरिटरी, ये 6 चीजें 6 की 6 होनी चाहिए, एक्सेप्शन अलग बात है। बेसिक फंडामेंटल रूल क्या है? इफ अ ट्रांजैक्शन हैज दीज 6 फीचर्स। अब आप जरा ढूंढ के बताइए कौन से सेक्शन में लिखा है ये 6 पैरामीटर। मान लो एग्जाम में आप ये 6 पैरामीटर्स लिखाओ और इसकी मदद से बता दो कि नीचे दी गई ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो सर बस खेल इस बात का है कि अगर आप समझ पाए तो समझ पाए। सप्लाई के बाद है फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। छठा कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है, फॉर्म और सप्लाई। सप्लाई के अलग अलग प्रकार, अलग अलग रूप हो सकते हैं। फॉर्म ऑफ सप्लाई, ये ओपन हो रहा है, फॉर्म ऑफ सप्लाई। फॉर्म ऑफ सप्लाई वो वाले पढ़े ना आपने, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, वो सारे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हैं। अलग अलग रूपों में सप्लाई हो सकती है, सिर्फ सेल ही सप्लाई नहीं होती, अलग अलग कई रूप हो सकते हैं सप्लाई के। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। एक सेकेंड इसको वेट कर लेते हैं। हो गया, ठीक है। देखिए ये है फॉर्म ऑफ सप्लाई। अब आप पता है इस चक्कर में मत पड़िएगा कि आप सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैच्योर्ड पीपल राइट, even if you are very new to this chapter, even if you are doing the indirect tax for the first time, have some tricks। दोस्तों पास होने का तरीका बता रहा हूं, तुम लोग जबरदस्ती चिपके पड़े हो पुराने मेथड्स पर। सेल, ट्रांसफर, थोड़ा ब्लर है, भी सही हो जाएगा। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, they are all supply, right? Form of supply can become a 7 marks question, you know, and you need to just explain these few lines with one example each. Can't you give example of rent, license, lease or disposal? Everything is supply. After the form of supply, I need to explain you, ये हो जाएगा, आप मेरी सुनो यार। Concept number 7 which I wanted to explain is whether deposit is consideration or not. These are the key things जो आप मिस कर जाते हो। देखो दोस्तों, पहली बात, कंसीडरेशन में और मे नॉट बी इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट? मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप सपोज आप हेलीकॉप्टर ट्रेंड पायलट हो,
मैं आपको बोलूँ देख मैं तेरे को आईडीटी पढ़ाऊँ, तो मेरे को पायलट की ट्रेनिंग दे दे, मेरे को हवाई जहाज उड़ाना है, तो मैं तुमको बिलिंग करूंगा लेकिन तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, उतने रुपए के बदले तुम मेरे को कोई काम दे दोगे, हम सरकार को बोल देंगे पैसे आ गए इसके, तुम मेरे को बिलिंग करोगे पायलट की ट्रेनिंग की, तो मैंने बदले में तुमको सर्विस दी, तुमसे बदले में सर्विस ली, इवन देन दे आर टैक्सेबल, द कंसिडरेशन में नॉट बी इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। तो सर बैंक में तो पैसे आए ही नहीं, तो यार हमारा मर्जी है ना, ये पिटी पिटाई बातों में मत फंसना, बैंक में एंट्री होनी चाहिए, अरे हमने पैसे तुमसे नहीं लिए, हमारा दिल है, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया किसी दूसरी चीज से, हम सरकार को सरकार का जीएसटी दे देंगे। भाई हमने सपोज कोचिंग में किसी बच्चे को बिना पैसे लिए एजुकेशन देने के नाम पर उसको हमने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ऑफर कर दी, राइट, हमने उसको पूरा बिलिंग करा, पूरा इनवॉइस बनाया, सरकार कह रही है हमको टैक्स दे, हम कह रहे हैं ये लो टैक्स लो, अब सरकार कह रही है तेरे अकाउंट्स में तो इसका रिसीट दिख नहीं रहा, हमारा दिल है हम इसे राइट ऑफ करना चाहते हैं, तो सो the government should get the taxes, you may write off your thing, please remember consideration may or may not be in terms of money, right, this is okay. Now the major question of consideration in what I want to discuss is whether it is deposit or not. कंसिडरेशन डिपॉजिट है कि डिपॉजिट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर डिपॉजिट फॉरफिट हो जाता है, मान लो हमने किसी कंपनी के पास पैसे डिपॉजिट कर दिए, दैट आई विल डेफिनेटली परचेज योर कार, कार के शोरूम में मैंने 2 लाख जमा करे कि मैं कार ले लूंगा ऑन सच एंड सच डेट, बट इफ आई चेंज माई माइंड, अब मैं कार अब कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, तो कंपनी को मैंने बोला मेरा 2 लाख वापस करो, कंपनी बोली है 2 लाख नहीं 1,50,000 वापस होगा, 50,000 हमारा खर्चा हुआ तुम्हारा नाम पर ऑर्डर बुकिंग करने में, ये सब वो सब ये फॉरफिट होगा, तो 50,000 rupees which the company earned will have to be taxed under GST. The deposit forfeited is a consideration. The deposit forfeited will attract GST. The deposit liable to be returned is not consideration, and that just a security deposit that does not require consideration. ये बात समझ आती है आपको? ठीक है, जितना पैसा वापसी का वादा पर है वो कंसिडरेशन नहीं है। नेक्स्ट इज नो क्लेम बोनस। अब मैं आपको नो क्लेम बोनस के बारे में बता रहा था, मतलब कंसिडरेशन के बारे में बता रहा था, बिल्कुल वैसे ही नो क्लेम बोनस के ऊपर है, पूरा का पूरा एक पन्ना दे रखा है दोस्तों नो क्लेम बोनस के ऊपर, पता नहीं क्यों। आप नो क्लेम बोनस के ऊपर यहां पर पेज देखना, नो क्लेम बोनस के ऊपर इतना बड़ा पेज दे रखा है, ये रहा पूरा, मतलब अच्छा खासा एक ये यहां से टेबल है, अगले पेज पे भी चालू है ये नो क्लेम बोनस वाली टेबल। नो क्लेम बोनस इज नॉट अ कंसिडरेशन, वाइड सर्कुलर नंबर दिस हैज बीन इशूड टू क्लैरिफाई एज अंडर। यार एज अंडर का करना क्या है, तुम इतना समझते नहीं हो। ये नो क्लेम बोनस किसी क्वेश्चन का टुकड़ा बनकर आएगा पेपर में। बीमा कंपनी अपना ग्राहक को एनसीबी देता है, दिस इज नॉट कंसिडरेशन। हाउ डज इट हैपन? भाई मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया अपना 10,000 रुपए दे के, मैंने 15-20 लाख रुपए का अपना हेल्थ कवर करा लिया, ठीक। अब अगला साल क्या हुआ, पूरा साल तुम लोग का दुआ से मैं ठीक रहा, कोई तबीयत नहीं खराब हुआ, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस यूज नहीं हुआ, मैंने क्लेम नहीं लिया। अगला साल मेरे को 10,000 रुपए देना था, वो बोले नहीं तुम 9,000 रुपए दे दो। 1,000 रुपीज इज एनसीबी, नो क्लेम बोनस विच गॉट एडजस्टेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। मेरे को क्या पैसे मिले बताना मेरे को, ठीक है। इसमें कौन सा सप्लाई है, इसमें कौन सा कंसीडरेशन है? तो एनसीबी इज नॉट अ कंसीडरेशन, दिस रूल्ड बाय द सरकार, दिस रूल्ड बाय द डिपार्टमेंट। उसके लिए पहले आप ये पढ़ोगे, देखो ये पूरा फिर ये पूरा चित्र, ठीक है। इसका जरूरत नहीं है। काम का बात क्या है, डू द क्वेश्चन, डू द क्वेश्चन, डू द क्वेश्चन। अब जैसे फोटो वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये कर लो भले ही, जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, वो करो आप। अगला 9th केस जो मैं डिस्कस आपके साथ करना है, दैट इज लेट पेमेंट चार्जेस। व्हाट इज लेट पेमेंट चार्जेस? लेट पेमेंट चार्जेस कैन बी द चार्जेस अपॉन मेकिंग द रीपेमेंट आफ्टर ड्यू डेट, राइट? So let us divide the repayment into 2 categories. If the repayment is being done for goods or services, the late payment charge is taxable. It is just like any other payment. हमने दुकान से ये कैलकुलेटर खरीदा था, हमारे पास उस समय लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था, पैसा नहीं दिया,
₹500 का कैलकुलेटर था। तो दुकानदार टोल्ड मी इफ यू पे दिस आफ्टर 30 days यू हैव टू पे 550, ₹50 एक्स्ट्रा। आई सेड ओके। तो मैंने ₹550 दिए। तो दैट ₹50 इज ऑल्सो कंसिडरेशन, दैट विल ऑल्सो अट्रैक्ट जीएसटी। बट इफ इट इज इन द केस ऑफ द क्या कहते हैं बैंक, तो बैंक जो इंटरेस्ट ले रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट कंपोनेंट डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, फाइनेंस चार्जेस अट्रैक्ट जीएसटी। इंटरेस्ट डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, फाइनेंस चार्जेस, फाइल चार्जेस, ये वाले चार्जेस, वो वाले चार्जेस अट्रैक्ट जीएसटी, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट, हाँ, अगला मेरा जो डिस्कशन का मैटर है दैट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट। व्हाट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट? सपोज टू पार्टीज हैव अराइव्ड एट अ डिस्प्यूट, कि मैंने सेलर को बोला ये कैलकुलेटर है कोई, व्हाट इज दिस यू हैव सप्लाइड, दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज बैड, दिस डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड बाय द बायर, यू हैव टू गिव मी द कॉम्पेंसेशन। हम दोनों का झगड़ा हो रहा है, चाहे अदालत में मसला सुलझे चाहे अदालत के बाहर। हम दोनों ने ये डिसाइड करा कि तुम्हारे द्वारा बेचा गया कैलकुलेटर अप टू द मार्क नहीं था, एफिशिएंट नहीं था, उतना बढ़िया नहीं था, तो तुमने मेरे को 10,000 रुपए कंपेंसेशन देने का वादा करा। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट का अमाउंट नहीं है सप्लाई। वाई? बिकॉज नो गुड्स हैव बीन गिवन बाय, मैंने कैलकुलेटर के पैसे अलग दिए हैं, वो तो एक अलग टैक्सेबल सप्लाई है। मैं कह रहा हूं यार, दो लोगों के बीच का झगड़ा निपटाने के लिए जो सेटलमेंट अमाउंट हमने एक दूसरे को दिया होगा, तुमने मुझे कि मैंने तुमको, इसमें कौन सा गुड्स का सप्लाई है, इसमें कौन सा सर्विस का सप्लाई है? दैट्स ओनली टू ब्रिंग द मैटर एट पीस। समझे सर आप? सिंपल। खैर, अगला 11वां मैं बता चुका हूं पहले भी आपको, जॉइंट वेंचर के मेंबर्स के द्वारा जॉइंट वेंचर को दी जाने वाली सर्विसेज, या जॉइंट वेंचर के द्वारा जॉइंट वेंचर के मेंबर्स को दी जाने वाली सर्विस, दे आर ऑल टैक्सेबल। स्लम्प सेल, व्हाट इज स्लम्प सेल? रनिंग बिजनेस को बेच देना। इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑल्दो इट इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स ऑल्सो। जब मैंने तेरे को अपना बिजनेस सपोज बेचा, तो मैंने सारा बिजनेस बेचा, उसमें क्लोजिंग स्टॉक था मूवेबल, उसमें फिक्स्ड एसेट थी इमूवेबल, उसके अंदर बहुत कुछ था ना, बट स्टिल वो जब मैंने बेचा तो गुड्स भी बिका, सर्विस भी बिकी, लेकिन वो सर्विस मानी जाती है, गुड्स नहीं माना जाता। स्लम्प सेल इज सर्विस, इट्स नॉट गुड्स, एक तो ये याद रखिए। दूसरा, स्लम्प सेल इज सर्विस बट इट इज नॉट टैक्सेबल सर्विस, इट इज एग्जेम्प्ट। व्हाई? बिकॉज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न इज फुली एग्जेम्प्ट। खैर, नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मैं इसका फ्लो चार्ट खोल लेता हूं। वैसे मैं आपको अपने शब्दों में ही बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा आसानी रहेगी। अब ये खुलता रहेगा यार, आप मेरी बात सुनो। व्हाट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस? दोस्तों, सबसे पहले मेरे शब्दों को ना ध्यान से सुनना। अगर मुझे पता नहीं, यूट्यूब में जब आप ये वीडियो सुनेंगे तो स्पीड का ऑप्शन होता हो, तो 1 की जगह 0.75 कर लो स्पीड, या फिर 1 ना होता हो तो धीरे धीरे सुन ना सको तो बार बार सुन लेना। सबसे पहले क्वेश्चन में ये पता लगाओ कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसीडरेशन से हुई है कि बिना कंसीडरेशन से। अगर कंसीडरेशन से हुई है तो रस्सी खींच के अंदर डालो, इससे पैसे लो जीएसटी के। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस पैसों में हुई है, कंसीडरेशन में हुई है, तो कुछ सोचो ही मत। किसने इंपोर्ट करा, क्यों इंपोर्ट करा, क्या इंपोर्ट करा, बिजनेस के लिए करा, गैर बिजनेस के लिए करा, कम पैसे देकर करा, ज्यादा पैसे देकर करा, रिलेटेड से करा, अनरिलेटेड से करा, हमें नहीं पता यार। पैसे तूने वहां भी दिए ना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अंडर पे कंसीडरेशन इज टैक्सेबल। कीपिंग इन माइंड नथिंग, कुछ सोचने का लोड नहीं लेना है। बट अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसीडरेशन हुआ, तब थोड़ा क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिना कंसीडरेशन हुआ तो अपने आप से कुछ पूछना है। पहले क्या पूछना है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसीडरेशन, पता लगाइए किससे करा है हमने। इंपोर्ट किससे करा है? अनरिलेटेड से कि रिलेटेड से? अगर अनरिलेटेड से करा है तो फिर कोई जीएसटी मत लगाओ, क्योंकि अगर अनरिलेटेड ने आपको फ्री में सर्विस दे दी तो कोई रीजन ही रहा होगा। कोई बात नहीं, उसने आपको माफ कर दिया, हमने भी आपको माफ कर दिया। अब अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड आदमी से हुई हो तो रिलेटेड आदमी को तो तुम चला डालोगे ना। रिलेटेड आदमी तो तुम्हारे हिसाब से नाचेगा। रिलेटेड आदमी को तो तुमने कह दिया होगा भाई तू बिल में पैसे मत लगा, हमसे अलग से ले लियो।
ऐसा हो सकता है ना। तो रिलेटेड आदमी से अगर इंपोर्ट नहीं हुआ है तो वो माफ कर दिया। सोचिए कितना बढ़िया सिनेरियो बन रहा है। एक अजनबी आदमी इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपको मतलब बेच रहा है, उसके लिए एक्सपोर्ट, हमारे लिए इंपोर्ट। एक अजनबी आदमी से हमने इंपोर्ट करा सर्विस का और उसने पैसे नहीं लिए, तो सरकार कह रही है कोई चैरिटी वैरिटी हो रही होगी, चलो छोड़ो इसको। लेकिन अगर रिलेटेड आदमी से हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस ली है तो जरा पता लगाओ बिजनेस के लिए लिए कि नॉन बिजनेस के लिए। अगर नॉन बिजनेस के लिए तो भी माफ कर दो भाई। हम अपने लोगों से, मान लीजिए हमारे भैया आर्किटेक्ट है लंदन में और हम उनसे अपने बंगले का आर्किटेक्चर बनवा लें, तो इसमें कौन सा कलेश है। उन्होंने नक्शा पूरा बना के भेज दिया, बढ़िया ऐसे पिलर खड़े करो, ऐसे लेंटर डालो और इंटीरियर ऐसे करो और सब जो भी डिजाइन होता होगा हमें नहीं पता। क्या मतलब हुआ इसका हमने अपने रिलेटेड पार्टी से अपने नॉन बिजनेस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी तो कोई जीएसटी नहीं। हाँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन फॉर बिजनेस अट्रैक्ट्स जीएसटी इवन इफ विदाउट कंसीडरेशन। बस इतना सा केस है। अगला मुझे समझाना है आपको कॉन्सेप्ट। 13 कॉन्सेप्ट हो गए मेरे। डुअल जीएसटी मॉडल, यूनियन टेरिटरी, जीएसटी काउंसिल, टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई 5, छठा फॉर्म ऑफ सप्लाई, 7वां कंसीडरेशन डिपॉजिट, 8वां नो क्लेम बोनस, 9th लेट पेमेंट चार्जेस, 10th डिस्प्यूट सेटलमेंट, 11th जॉइंट वेंचर, 12th स्लम सेल, 13th इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब मैं आपको बताता हूं 14वां टॉपिक, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में दोस्तों 4 ट्रांजैक्शंस हैं। शेड्यूल 1 में क्या है? 4 ट्रांजैक्शंस। ये 4 ट्रांजैक्शंस आर कंसीडर्ड टू बी टैक्सेबल सप्लाई। ये 4 ट्रांजैक्शन क्या मानी जाती हैं? टैक्सेबल सप्लाई इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन। अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा तब भी। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा। शेड्यूल 1 कंटेन्स 4 ट्रांजैक्शंस which are taxable even when there is no consideration। पहला, बहुत ध्यान से समझना है आपको, 4 अलग अलग क्या है। पहला, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन राइट बिफोर देयर लाइफ एंड्स। क्या मतलब? हमने कोई एसेट खरीदी 10 लाख रुपए की, उस पर 180 का जीएसटी पे करा, तो हमने खरीदी कितने की? 1180 की। अब ये 1180 की एसेट में से 180 का आईटीसी हमने ले लिया, तो ये एसेट हमें इसके पूरी लाइफ तक यानी 5 साल माना जाता है, तब तक हमें यूज करनी चाहिए थी। हमने यूज करे बिना ही एसेट हमने बिजनेस से हटा दी। हम कह रहे हैं चाहे दान में दे दी, चाहे फेंक दी, चाहे कुछ कर दी, बिजनेस से कैसे हटाई तूने? जब तूने आईटीसी पूरा ले लिया था इस वादे से कि तू पूरा यूज करेगा, पूरा 5 साल कैसे नहीं यूज करा? हमने 2 साल यूज करा, तो कोई बात नहीं, प्रोपोर्शनेट जितना आईटीसी बनेगा उतने पैसे आपको सरकार को देने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? सर अगर फ्री में ना हटाई होती, पैसे लिए होते तो फिर तो शेड्यूल 1 में क्यों आती सर? वो शेड्यूल 1 में क्यों आती वो? नहीं सर, मान लो जैसे शेड्यूल 1 में नहीं आ रही तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे कि अगर हमने वो सेल करी होती पुरानी मशीन, तो सेल की वैल्यू पर जितना जीएसटी निकलेगा वो और प्रोपोर्शनेट आईटीसी विच एवर इज हायर सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, खैर शेड्यूल 1 की एक ट्रांजैक्शन समझ आई। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट ऑन विच ITC has been taken and we are transferring it from the business, we are making it out before completion of the tenure. Second, import of service. Import of service without consideration from related person for business, अभी तो समझाया। तीसरा, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। अपने लोगों के साथ जो फ्री में ट्रांजैक्शन करोगे सरकार नहीं मानेगी। सरकार बोलेगी भाई तू अपनी सब्सिडरी से खरीद रहा माल, तू पैसे उसे मत दे हमारी भला से, हमें पैसे दे दे, हमारा जीएसटी। ठीक है, ट्रांजैक्शन बिटवीन ये हो गया। चौथा है वो ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, है ना? यही 4 है। ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, यही 4 है दोस्तों। एक सेकेंड रुको, मैं अपनी किताब अपने पास खोल लूँ ना, चक्कर ही खत्म। वैसे तो आप लोगों की कृपा से मुझे सब जहाँ तक है थोड़ा बहुत याद रह जाता है, लेकिन फिर भी शेड्यूल 1 जो है हाँ, शेड्यूल 1 इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट और रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, इसमें वो 25,000 रुपये वाला याद रखना, 50,000 वाला, कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो ट्रांजेक्शन है
वो 50,000 रुपए का गिफ्ट तक जो है वो एग्जेम्प्ट है। खैर, बट वो फाइनल में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, अब शेड्यूल 2 सुनिए आप। शेड्यूल 2 मेरी नजर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू हैव एम्पल टाइम, सॉल्व CFR क्वेश्चन और बिजनेस वैल्यूएशन या जो भी आप पढ़ते हो आपके कोर्स में, अगर आपको समय है तो और सब टॉपिक के प्रैक्टिकल IDT के कर लीजिए। शेड्यूल 2 इज एक्चुअली अ क्लैरिफिकेटरी टेबल. That is a clarificatory table in which the department has issued classification of every item either in goods or in services. For example, restaurant. It looks like goods, but it is service. Works contract looks like good, but it is service. Software purchase looks like goods, but it is service. बताओ, भले ही CD में खरीदें आप। So these are different scenarios in which you might get confused whether it is goods or service. The schedule 2 tells you that. तो शेड्यूल 2 सिर्फ इसलिए यूज होता है ये पता लगाने के लिए कि नीचे दी गई सर्विस गुड्स है कि सर्विस। और जो मैंने 3 नाम लिए, रेस्टोरेंट, सॉफ्टवेयर और ये आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इनके अलावा बाकी कोई कंफ्यूजिंग है ही नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, वहां पर लिखा है मशीन रेंट पे दी, बताओ गुड्स है या सर्विस। तो मशीन पूरी बेच थोड़ी दी, मशीन तो वापस आएगी, तो ये सेल ऑफ गुड्स कैसे हो गया? ये सर्विस की सेल है। मशीन किराए पे हमने दी तो ये सेल ऑफ गुड्स नहीं है, सेल ऑफ सर्विस है। मशीन जब बिकेगी, चाहे फर्स्ट हैंड चाहे सेकेंड हैंड, तो वो सेल ऑफ गुड्स है ना। इसमें कौन सा स्पेशल दिमाग चाहिए मुझे बताओ? कम से कम 6 पन्नों का शेड्यूल 2 होगा और कम से कम 20 सवाल होंगे उसके ऊपर, तो वो 20 सवाल करो ना। बस आदमी दिमाग नहीं लगाता, क्या करें। शेड्यूल 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल 3 और एग्जेम्पशंस, ये दोनों आपको बहुत मदद करेंगी क्वेश्चंस के अंदर। शेड्यूल 3 का जो लिस्ट होता है वो क्या होता है? शेड्यूल 3 इज अ नेगेटिव लिस्ट. एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 आर नॉट कंसीडर्ड सप्लाई. इंस्टीट्यूट की किताब के पेज नंबर 41 पर ये लिखा है कि ये सर्विसेज जो हैं वो मानी ही नहीं जाएंगी कि ये सप्लाई है। जैसे एम्प्लॉयर को सर्विस मिली एम्प्लॉय की तरफ से नौकरी वाली, ट्रिब्यूनल की सर्विसेज, MP MLA पंचायत की सदस्य, विधायक, सांसद, है ना, NCLT वगैरह, इनकी सर्विसेज, मतलब जज जो सर्विस दे रहा है NCLT को। फिर अंतिम संस्कार जो है, ज़मीन और बिल्डिंग, जो तैयार मकान है, जो ज़मीन है, लैंड और बिल्डिंग है रेडी, कंस्ट्रक्शन सर्विस नहीं, रेडी, वो उसमें नहीं है। एक्शनेबल क्लेम अदर देन एक्शनेबल क्लेम, स्पेसिफाइड वाले छोड़कर, जैसे लॉटरी है लेकिन वो तो टैक्सेबल है, तो अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जाए मामला। वेयर हाउस गुड्स जो है वो वेयर हाउस में ही बेच दिए इससे पहले कि वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करे जाएं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से हमने कस्टम का सामान बेच दिया विदेश के विदेश में, ये सब कुछ शेड्यूल 3 में नहीं आते। अब सोचो, पेज नंबर 42 में शेड्यूल 3 का एनालिसिस शुरू हुआ, उसमें क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर आगे तक काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पर हैं। क्वेश्चन जो है लगभग एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 41 तक। अब आप सोचिए 12 क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन करिए ना आप, वो लिस्ट बैठ के रट के क्या फायदा। तो थोड़ा सा सर आप स्ट्रेटेजी अच्छी रखेंगे तो आप बढ़िया पास हो जाएंगे। अब एक कॉन्सेप्ट नंबर 17 में लिस्ट में लाया हूं, कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई में दोस्तों आपको पता तो है ही कि जो बंडल्ड गुड्स हैं, अगर कोई इंडिविजुअल गुड्स बेच रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं। जितने कॉम्बो बिकते हैं उसमें प्रॉब्लम यह है कि कॉम्बो के अंदर मिले हुए आइटम्स का GST रेट इंडिपेंडेंटली अलग अलग है। तो जब कॉम्बो में बिकने वाले आइटम्स का GST रेट अलग अलग है तो फिर हम कौन सा रेट लगाकर बिलिंग करें? एक तरीका तो यह है कि कॉम्बो को कॉम्बो की तरह बिलिंग ही मत करो, हर आइटम की अलग बिल कर दो, राइट। दूसरा तरीका क्या है? नहीं, कॉम्बो की कॉम्बो के रूप में बिलिंग करनी है, सिंगल लाइन में बुकिंग करनी है, इनवॉइस में लिखा आना चाहिए कॉम्बो नंबर 752 ऐसे। तो फिर क्या करें? कॉम्बो में तो कोई आइटम 5 वाला है, 12 वाला, 18 वाला, तो आपको पता लगाना है कि ये नेचुरल बंडल है या डिलिबरेटली मेड बंडल है। अगर ये नेचुरल बंडल है तो कैसे पता चलेगा? उसके अंदर कोई चीज प्राइमरी और कोई चीज सेकेंडरी होगी। हवाई जहाज में मिलने वाला खाना, ट्रेन में मिलने वाला खाना सेकेंडरी है, जर्नी प्राइमरी है। तो जो रेट ऑफ GST प्राइमरी वाली चीज पर लगता हो वही पूरे बंडल पर लगेगा, ये कहलाता है कंपोजिट सप्लाई।
लेकिन अगर आपने जो बंडल बनाया उसमें कुछ प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, सब में उसी का नूर समाया, सब बराबर लग रहे हैं, सब नॉर्मल हैं, सब एक जैसे हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा? फिर हमें उन सभी आइटम्स में देखना होगा सबसे महंगा आइटम कौन सा है, वही जीएसटी रेट जो है वो पूरे जीएसटी पे लग जाएगी। अब कंपोजिट और मिक्स्ड में मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर एग्जाम्पल 61, 62, 63, इलस्ट्रेशन 42, एग्जाम्पल 64, एग्जाम्पल 65, इलस्ट्रेशन 43, इलस्ट्रेशन 44, ये करो ना। तो प्लीज थोड़ा सा अपना स्टाइल बदलिए, अभी टाइम है आपके पास, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। खैर, अब उसके बाद कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर में दोस्तों आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये पढ़कर जाते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में डीलर ऐसा आदमी होता है जो कस्टमर से जीएसटी नहीं लेता, ये रिड्यूस्ड रेट पर अपनी जेब से जीएसटी देता है, 1.5 करोड़ से कम इसका टर्नओवर होना चाहिए, स्पेसिफाइड स्टेट्स में 75 लाख से होना चाहिए, सर्विस के केस में 50 लाख होना चाहिए। ये तो ठीक है। इसमें एक टेबल है जीएसटी रेट की, और उसमें लिखा हुआ है, याद रखिएगा, कि जो ट्रेडर है, ट्रेडर खरीद के बेचने वाला, एक तो मैन्युफैक्चरर है, एक ट्रेडर है, एक सर्विस प्रोवाइडर, इन लोगों को मिलता है कंपोजिशन स्कीम। तो जो ट्रेडर है वो जब रिड्यूस्ड रेट से जीएसटी पे करेगा अपनी जेब से, तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का निकलेगा। जैसे मान लो 1% जीएसटी लगता है इनके ऊपर, तो जितनी भी इसकी सप्लाई है पहले उसमें से एग्जेम्प्ट हटा दो, और जो टैक्सेबल सप्लाई है उसका 1% ट्रेडर से ले लेना, ट्रेडर सरकार को जमा करेगा। ठीक, ऐसा मैन्युफैक्चरर के केस में नहीं है। मैन्युफैक्चरर ने जो 1% जीएसटी अपनी जेब से देना है वो टैक्सेबल सप्लाई का नहीं देना है, टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट का देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। और जो तीसरा आदमी है वो कौन? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर को क्या कहते हैं 6% देना है, रेस्टोरेंट को 5% देना है, टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट कुछ भी, जो टोटल सप्लाई है उसका 6%, उसका 5%। तो हमें ये तो याद हो गया 1% किसका, 5% किसका, 6% किसका, ये कीमती है बात समझना। ठीक है, पक्का? अच्छा, कंपोजिशन स्कीम देखो भूलना मत, ईयर बिगिनिंग से पहले अप्लाई होती है। ठीक है, ईयर के स्टार्ट से पहले। वो बात अलग है कि डिपार्टमेंट 30 अप्रैल तक का ग्रेस दे देता है। फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया एक बार तो नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन में नहीं जा सकते। कंपोजिशन में एंट्री करने के लिए, कंपोजिशन में एंट्री करने के लिए, कंपोजिशन में एंट्री करने के लिए याद रखना है, कंपोजिशन में आने के लिए ये रूल है, कंपोजिशन से चले कभी भी जाओ, क्योंकि रेगुलर में जाओगे तो सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। कंपोजिशन डीलर को आईटीसी नहीं मिलता, आप जानते हैं। कंपोजिशन डीलर को अपने इनवॉइसेस पर, अपने बिल ऑफ सप्लाई पर, अपने बिल बोर्ड्स पर सब जगह लिखना पड़ता है कि हम कंपोजिशन डीलर हैं। कंपोजिशन डीलर जनता से जीएसटी नहीं ले रहा ना, तो फिर दिखना चाहिए ग्राहक को कि जनता से जीएसटी नहीं ले रहा, राइट। कंपोजिशन स्कीम कुछ लोग नहीं ले सकते जो दूसरे राज्य में सामान बेचते हैं, कुछ वो है आइसक्रीम, कोका, टोबैको, ये सब चीज़ें बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। आपको ये याद करके जाना चाहिए बस। अब कंपोजिशन में आने का कौन सा फॉर्म है, जाने का कौन सा फॉर्म है, ये आपको मुझे लगता है कि इतने पर्टिकुलर होकर नहीं बैठना चाहिए। देखो एग्जाम में जब हम फास्ट ट्रैक करते हैं ना, चाहे तुम सेल्फ पढ़ो चाहे मैं पढ़ाऊं, हमें एक बजट फिक्स करना होता है कि हमें 100 में से 60 मिल जाए तो हम बहुत खुश हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्टेड पढ़ के जाओ, घर पर तो आप सब कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा कहना है पढ़ने की जगह दोस्तों क्वेश्चन करिए आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई जी बात। अब बात करते हैं एग्जेम्पशन की और आरसीएम की। एग्जेम्पशन और आरसीएम को लेकर एक बहुत बढ़िया इंतजाम हमने आपके लिए करा है। एग्जेम्पशन और आरसीएम को हम फास्ट ट्रैक में कवर करें, उससे बेहतर था कि मैं आपको कंप्लीट एग्जेम्पशन और कंप्लीट आरसीएम का वीडियो प्रोवाइड कर दूं। 4 घंटे में दोस्तों मैंने सारी एग्जेम्पशंस पढ़ाई हैं और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई हैं। बट एग्जेम्पशंस और आरसीएम हम स्किप नहीं करना चाहते, स्पेशली जब हम कोशिश करते हैं कि हमारे 60+ का टारगेट हो जाए, कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हमें मिले। तो एग्जेम्पशन और आरसीएम ये 2 टॉपिक्स जो हैं, होने को टॉपिक हैं लेकिन इनका साइज अपने आप में चैप्टर के बराबर होता है,
तो इंस्टीट्यूट की किताब का जो पहला चैप्टर है सप्लाई अंडर जीएसटी, उसके अंदर के जो दो टॉपिक हैं एग्जाम्शन और आरसीएम, उन दोनों टॉपिक्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उसको देखकर क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे और आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें कोई क्वेश्चंस मैंने नहीं कर आपको वीडियो दी है, खाली थ्योरी की वीडियो ही, कॉन्सेप्ट की वीडियो ही मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने जैसा आपको कहा कि आपने खुद प्रैक्टिस करने होंगे। एग्जाम्शन की वीडियो में ये ध्यान रखिएगा कि जो एग्जाम्शन की पूरी वीडियो है उस वीडियो के अंदर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि शुरुआत से लेकर एंड तक सारी देखनी है। शुरुआत से लेकर एंड तक सारी देखनी है दोस्तों। कुछ एग्जाम्शंस ऐसी हैं जो आपको एंड में पता चलेंगी, शुरू में आपको कंफ्यूजिंग लगेंगी। शुरू से लेकर एंड तक अगर आपने थोड़ा सा भी पार्ट छोड़ा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। आप पूरी एग्जाम्शन की वीडियो देखेंगे, पूरी आरसीएम की वीडियो देखेंगे, लेकिन ये वादा है कि उसके अलावा कुछ और आपको इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज सप्लाई अंडर जीएसटी का दिन था, वो पूरा हुआ। आने वाले कल में आप पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।